हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मनी। आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 पार्ट 2। इसमें आज हम देखेंगे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्यूरल मैचिंग, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ कन्वेंशंस। सबसे पहले समझेंगे कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट से ये कैसे अलग होता है, फिर इसके बेनिफिट्स और फाइनली इसके टाइप्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। अब देखिए, रियलाइज करना, रियलाइज मतलब हम किसे मानते हैं। रियलाइज बेसिकली जैसे जो भी इनकम है, कब आप उसे मान सकते हैं कि हाँ ये आपकी इनकम है। तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि रेवेन्यू मतलब जो भी इनकम है, बिजनेस किस तरह से पैसे ले सकता है, कमा सकता है बिजनेस में। तो अगर आप कोई सेल ऑफ गुड्स करते हैं या फिर किसी को कोई सर्विस देते हैं तो उससे आपके पास पैसे आ सकते हैं। कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वहां से आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर रॉयल्टी मिलेगी। कोई फिक्स एसेट अगर आप बेचते हैं तो उससे भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। बट यहाँ क्वेश्चन ये है इस कॉन्सेप्ट में कि इसे हम रिकॉर्ड कब कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि रिकॉर्ड आप तभी कर सकते हैं जब आप उसे मनी में मेजर कर सके। अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और दूसरा, गुड्स या सर्विस आपने एक्चुअल में प्रोवाइड कर दी है या परफॉर्म कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी कस्टमर से पैसे ले लिए बट उसे अभी तक जो गुड्स मैंने देने थे वो नहीं दिए, तो मैं उसे एज अ एडवांस पेमेंट कंसीडर करूंगा और ये मेरे लिए लायबिलिटी होगी। जब मैं उसे गुड्स दे दूंगा कि हाँ ठीक है, मैंने आपको सामान देना था, मैंने सामान दे दिया, तभी मैं उसे एज अ इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूँ, एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो इस केस में अगर हम नोट करें तो एडवांस पेमेंट या फिर अगर कस्टमर ने सिर्फ ऑर्डर दिया, अभी मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, कोई गुड्स नहीं दिया, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो मैं ऐसा इनकम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। बट इस केस में कुछ एक्सेप्शंस है। मतलब अगर ये चीजें जो है वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे अप्लाई नहीं होगी। सबसे पहला एग्जाम्पशन है सेल ऑफ इंस्टॉलमेंट बेसिस अंडर हायर परचेज। हायर परचेज में क्या होता है कि ओनरशिप लास्ट में ट्रांसफर होती है, तब तक वो इंस्टॉलमेंट पे करता है आपको, जो कस्टमर होता है वो उसे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आपको पेमेंट देनी होती है। तो इस केसेस में जैसे ही आपको इंस्टॉलमेंट मिलती है, आप उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट को एज इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बनाने का काम है, अगर वो 5 साल 10 साल तक चलेगा, तो हर साल, क्योंकि हर साल प्रॉफिट तो अर्न करना है, आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप सीधा 10 साल बाद पैसे लेंगे। कुछ पैसे जो है हर साल आप दिखाएं कि इतना काम आपने कंप्लीट कर दिया है, उसके हिसाब से आप पेमेंट लेंगे। तो इस केस में जो पेमेंट ले रहे हैं आप ईयर वाइज, उसे आप इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड काम आप कर चुके हैं, इवन दो पूरा कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अनदर एग्जाम्पशन है इसमें, जैसे प्रीशियस मेटल, जैसे जो ज्वेलरीज होती हैं लाइक गोल्ड सिल्वर, जो भी बहुत कीमती मेटल होते हैं, इसको आप रिकॉग्नाइज तभी कर लेंगे जब माइन किए हैं। मतलब जैसे जब जो माइंस करते हैं, जैसे मतलब जो खोदते हैं, उससे जब मिला आपको गोल्ड या सिल्वर, तो तभी रिकॉर्ड कर लेंगे। इवन दो उसे बेचा या नहीं बेचा मैटर नहीं करता। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, गोल्ड जो है अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। अगर आपने उसको रख लिया है, आप उसे बेच नहीं रहे, बट फिर भी ये माना जाएगा कि ये आपका प्रॉफिट हो चुका है। जैसे अगर हम कैश रख रहे हैं तो ऑफ कोर्स कैश जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट देता है, उसकी वैल्यू जो है वो ऐसा नहीं होता कि वो आगे खत्म हो जाएगी। तो गोल्ड आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, तो इसलिए जैसे ही आपने फाइंड आउट कर लिया, माइन कर लिया, आप इसे एज इनकम रिकॉर्ड करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहला बेनिफिट है कि वेरीफाइबल एविडेंस। मतलब अगर गुड्स दिया है तभी आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं एज अ रेवेन्यू, तो इसे वेरीफाई करा सकते हैं कि देख लो हमने सही से काम किया है, गुड्स दे दी हैं तभी इसे रिकॉर्ड करे हैं। और जो प्रॉफिट इसमें जो कैलकुलेट होता है, वो एक्चुअल प्रॉफिट आता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट हम तभी कैलकुलेट कर रहे हैं जब हम गुड्स दे चुके हैं। अगर हम एडवांस पेमेंट के केस में प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें और बाद में कस्टमर रिजेक्ट कर दे कि नहीं आप मेरे को पेमेंट वापस दे दो, तो जो हमने पहले प्रॉफिट दिखाया था वो गलत हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसी चीजें नहीं होती। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एक्यूरल कॉन्सेप्ट, एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ये बताता है कि रेवेन्यू आप तभी रिकॉर्ड करेंगे जब आप उसे अर्न कर लेते हैं। रिसीव हुआ वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को सामान देना है,
आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा और कस्टमर कह रहा है कि वो आपको 10 दिन बाद पेमेंट करेगा। पेमेंट आपको 10 दिन बाद मिलेगी, बट आप उसे रिकॉर्ड तभी कर सकते हैं जब आपने उसे सामान बेचा है। मतलब जब आपने कस्टमर को सामान बेचा, कस्टमर लायबल हो गया पैसे देने के लिए, आप उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चे आप तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो पेबल है। पे हुए या नहीं ये मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट, जनवरी का फैक्ट्री रेंट जनवरी में पेबल होगा, आप उसे जनवरी में रिकॉर्ड करेंगे, इवन दो पेमेंट आप फरवरी में कर रहे हैं। और ऐसा होता है इसी एक्चुअल कॉन्सेप्ट की वजह से। और इसमें अगर हम देखें तो रेवेन्यू अगर रिसीव हो गया, कस्टमर ने आपको पेमेंट दे दी है, बट आपने अभी उससे रिलेटेड सर्विस नहीं दी है, तो जैसा हमने बात करी थी उसे हम अनअर्न्ड रेवेन्यू कंसिडर करेंगे और ये हमारे लिए लायबिलिटी होगा। जब हम उसे रिलेटेड सर्विस या फिर गुड्स दे देंगे, तभी हम उसे एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंस आपने पेमेंट कर दी। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, आपने एडवांस पेमेंट कर दी, बट वो पेमेंट करनी थी फरवरी में, आपने जनवरी में पेमेंट कर दी, तो जो बाद में पेमेंट करनी थी आपने पहले कर दी, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो है एक तरह से आप इसको एसेट कंसिडर कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट यह है कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है। एक पीरियड का खर्चा एक पीरियड में आता है, तो इस वजह से चीजें जो है वो बहुत क्लियर हो जाती है, ट्रू एंड फेयर व्यू आता है। और इसी वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग हम कैलकुलेट करते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। जैसे अगर कोई रेंट पे करना था, पे नहीं किया, तो उसका हम प्रोविजन बना देंगे कि मान लेंगे कि अगर हम पे करेंगे तो इतना खर्चा आएगा। और ये चीजें होती हैं इसी कॉन्सेप्ट की वजह से। इवन दो आपने उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर खर्चे को पे नहीं किया, फिर भी आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर महीने सही बननी चाहिए। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, मैचिंग कॉन्सेप्ट। जैसा हमने बात करी थी, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि जो भी इनकम है, जो भी खर्चे हैं, उसी पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए जिस पीरियड से वो रिलेटेड है। जैसे हमने बात करी थी फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट अगर जनवरी का है, आप जनवरी में रिकॉर्ड करेंगे, इवन आप पेमेंट उसकी फरवरी में कर रहे हैं। पेमेंट नहीं करी, आप प्रोविजन बना के उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल आपने एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किया है 50,000 रुपए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा आने वाले 5 साल तक। तो हर साल आप 10,000 रुपए उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक साल में आप 10,000 रुपए का बेनिफिट उससे कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसमें क्या बातें हमें ध्यान रखने की जरूरत है? इसमें देखिए, जो ट्रेंड जजमेंट है वो इसकी जरूरत है, क्योंकि जो जजमेंट है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड होनी चाहिए, एक एक्सपर्टीज जो है वो जजमेंट लेगा। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि हम एस्टिमेट लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर जो मशीन है, हम कितने टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर एस्टिमेशन, फॉर एग्जांपल एक मशीन को हम एस्टिमेट करें कि हम उसका यूज 10 साल तक कर सकते हैं, तो हर साल 10% उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बट अगर ये एस्टिमेशन गलत हुआ और एक्चुअल में हम उसका यूज 20 साल तक कर सके, तो फिर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, बट हमने चार्ज किया 10%। तो इस रीजन की वजह से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जो जजमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, तो एक ट्रेन पर्सन के थ्रू ये करना चाहिए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ये बताता है कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं, तो जो भी अकाउंटिंग में आप एंट्रीज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट होनी चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो भी फिगर आप दिखा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन में, उसका आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपने जो रिकॉर्डिंग करी है वो किस वजह से करी है। फॉर एग्जाम्पल सेल या परचेज, उसके लिए आप इनवॉइस दिखा सकते हैं कि आप सेल इनवॉइसेस देखें, परचेज के इनवॉइसेस देखें, इसका टोटल देखें, और वो टोटल वही है जो हम अपने अकाउंटिंग में दिखा रहे हैं। कोई पेमेंट करी है तो उसकी पेमेंट स्लिप्स, कोई छोटा मोटा कुछ आपने खरीदा है तो उसके वाउचर्स, अगर कोई फिक्स एसेट या फिर कोई मशीनरी खरीदी है तो आपके पास उसका परचेज एग्रीमेंट होगा, उसमें पेमेंट कंडीशन और पेमेंट भी होगी कि कितनी पेमेंट करें, किस तरह से करें। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप दिखा सकते हैं कि जो भी अकाउंटिंग आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो बिजनेस है अपनी फिक्स एसेट को कॉस्ट में रिकॉर्ड करता है। ऐसा क्यों है? मान लीजिए बिजनेस में एक फिक्स एसेट्स खरीदी है 50,000 रुपए की, अब अगर उसकी मार्केट वैल्यू 60,000 है और 60,000 पर आपने उसे रिकॉर्ड कर दिया, तो कल को उसे वेरीफाई कराना होगा कि आप वेरीफाई कराएं कि 60,000 इसकी वैल्यू कैसे है। तो वैल्यू आप 60,000 वेरीफाई नहीं करा पाएंगे, तो इसके लिए कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है
कि देखो 60,000 में हमने खरीदा था, 60,000 पे हमने रिकॉर्ड किया है और ओवर द टाइम हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। इसमें बेनिफिट क्या होता है, इसमें जो पर्सनल जजमेंट्स है उसका स्कोप जो है वो मिनिमम हो जाता है। जैसे मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, कोई कह रहा है 60,000 हो गई, कोई कह रहा है 70,000 हो गई, कोई कह रहा है 40,000 हो गई, तो पर्सन टू पर्सन जो कॉन्सेप्ट वेरी हो सकता है वो चीजें यहाँ खत्म हो जाती है। फिक्स एसेट आप सीधा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करे हैं तो पर्सनल जजमेंट का स्कोप नहीं है। और इससे क्या होता है कि जब आप सारी चीजें एविडेंस के बिहाफ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बनती है वो काफी ट्रस्टवर्दी होती है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब चलते हैं कन्वेंशंस की तरफ। कन्वेंशंस का मतलब क्या है? कन्वेंशंस का मतलब है ऐसे रूल या मेथड जिसको एक्सेप्ट किया गया है बेस्ड ऑन फैक्ट। जैसे 1+1 2 होता है, ये फैक्ट है, बेस्ड ऑन फैक्ट। और काफी टाइम से जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम काम करते करते कई चीजें सीखते हैं, तो ऐसे लॉन्ग टर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस से हमने कुछ सीखा है और उसको कन्वेंशंस में बनाया है कि हाँ हम ऐसा करेंगे, ये सही है। अब ये राइटिंग में भी हो सकता है या फिर ऐसा माना जा सकता है कि इसको ऐसे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रूडेंस कन्वेंशन। प्रूडेंस कन्वेंशन क्या बताता है? ये बताता है इनकम आप तभी रिकॉर्ड करेंगे जब आप एक्चुअल में रिसीव कर लेंगे, बट खर्चे आप तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उनकी पॉसिबिलिटी अराइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, अब लग रहा है कि ये कोर्ट केस हम हार सकते हैं, तो अगर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी भी अराइज हो रही है आप उसे रिकॉर्ड कर देंगे, इवन दो जरूरी नहीं कि ऐसा हो। बट इनकम के केस में अगर आपको लग रहा है कि इनकम हो सकती है, आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब एक्चुअल में आपकी इनकम हो गई, जैसे गुड्स या सर्विस दे दी, तभी आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। अब समझते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है और जो कन्वेंशन है इसमें फर्क क्या होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे लॉ के थ्रू एस्टेब्लिश किया जाता है। बट कन्वेंशन में क्या होता है, जो ओवर टाइम हम सीखते हैं, तो ये जो है इसे लॉ के थ्रू एस्टेब्लिश नहीं किया था, ये कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो है उसके थ्रू हम इसे एस्टेब्लिश करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जैसे लॉ के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया है, तो अगर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर किसी कंपनी की ब्रांचेस है अलग अलग, तो हर जगह सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस के केस में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसमें ज्यादा पर्सनल जजमेंट का स्कोप नहीं होता, क्योंकि लॉ के थ्रू इसे एस्टेब्लिश किया गया है, तो इसमें एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मेंशन होती है। बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस की अगर बात करें, तो देखिए कन्वेंशंस क्या है, जो हम ओवर द टाइम सीखते हैं या फिर रूल और प्रैक्टिस जो हमने मान लिया है कि ऐसा होगा, तो इसमें पर्सनल जजमेंट का स्कोप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन में। अब देखते हैं कन्वेंशंस जो है इसका हमें बेनिफिट क्या होता है। देखिए ओवर द टाइम, जैसे अगर कोई काम है जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और फिर किसी को बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो उससे जो दूसरा पर्सन है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस के केस में, क्योंकि एक्सपीरियंस के थ्रू इसमें कुछ कन्वेंशंस बनाए गए हैं, तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना और उसको प्रेजेंट करना बहुत ईजी हो जाता है। और इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी आती है, मतलब आप उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है वो हर जगह अप्लाई हो रहे हैं, कुछ बताया गया है कि इसको आप ऐसे करें। तो जब आप एक ही तरह की चीजें प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं तो उससे यूनिफॉर्मिटी आ जाती है और अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, यूनिट वाइज भी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी, और या पीरियड वाइज भी। अब समझते हैं कुछ कन्वेंशंस। पहला कन्वेंशन होता है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो अकाउंट की प्रैक्टिसेस हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप एक साल कुछ और प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं, दूसरे साल कुछ और। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन है या डेप्रिसिएशन का जो मेथड है, ये जो प्रोविजन आप कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए या फिर डाउटफुल डेब्ट के लिए, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि हर साल आप कुछ ना कुछ बदलते रहें। कभी आप कुछ दिखा रहे हैं, कभी कुछ, ऐसा नहीं होगा। एक बार जो आपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस एडॉप्ट कर ली उसको आप कंसिस्टेंटली यूज करेंगे। इससे क्या होता है, जैसे हमने बात करी थी, एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर कंपेयर कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं वर्टिकल, पीरियड वाइज कंपेयर कर सकते हैं जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से अपनी स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकता है जिसे कहते हैं थर्ड डायमेंशनल। बट ऐसा नहीं है कि इसको कभी चेंज नहीं किया सकता, अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप चेंज कर सकते हैं। कई बार लॉ के थ्रू रिक्वायरमेंट पड़ती है या कई बार बेटर स्टेटमेंट प्रेजेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऐसा करना जरूरी हो जाता है। तो इस केस में आप चेंज कर सकते हैं, बट उसके साथ ही आप मेंशन करेंगे चेंज का कितना इम्पैक्ट है रुपीज में, और इस कॉन्सेप्ट को फुली डिस्क्लोज करेंगे कि कितना फर्क पड़ा, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी और कैसे आप इसको कर रहे हैं। अगला कन्वेंशन होता है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, इसे हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। जैसा हमने देखा था,
रेवेन्यू आप तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअल में आप अर्न कर लेंगे, बट एक्सपेंसेस जैसे ही उसकी पॉसिबिलिटी अराइज होगी आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्टर्स, अब लग रहा है कि 10% जो है कस्टमर वो हमें पेमेंट नहीं करेंगे, तो आप उसका प्रोविजन बना के एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन, या अगर फ्लक्चुएशन हो रही है मार्केट में, उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो है वो भी इसी के थ्रू चैनलाइज होता है। जैसे स्टॉक का एक कॉस्ट प्राइस है, एक मार्केट प्राइस है। अगर कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, तो आप उस केस में मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अगर स्टॉक की कॉस्ट है 10,000 पे, बट मार्केट कह रही है कि नहीं इसकी कॉस्ट 8,000 है, तो दैट मीन्स अगर आप उसे बेचेंगे भी तो 8,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो उस केस में आप उसे 8,000 पर रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर कॉस्ट है आपकी 10,000 पे और मार्केट कह रही है कि इसकी वैल्यू है 12,000 पे, तो आप अपने स्टॉक को बेचते नहीं, आप फाइनल प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो इस केस में आप इसे कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये किसके थ्रू बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है प्रूडेंस कन्वेंशन के थ्रू। अगला कॉन्सेप्ट है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये बताता है कि अगर जो अमाउंट है वो मटेरियल नहीं है, तो उस पर जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का लाखों करोड़ों का टर्नओवर है और 100-200 की आइटम आपने कुछ खरीदी है, तो उस पे आप अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कि ये 10 साल चलेगी, मैं हर साल 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हम चीजों को ओवरबर्डन कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 100-200 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लाखों करोड़ों का टर्नओवर है तो आप उसको 100% एक ही साल में रिकॉर्ड कर लें। दैट मीन्स इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी आइटम जो इन्फ्लुएंस, जो इम्पैक्ट करती है डिसीजन लेने में, जो भी यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसे ही आप मानेंगे मटेरियल, बाकी चीजें मटेरियल नहीं है। उस पर जरूरी नहीं है सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो, जैसा कि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। अगला इसमें कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। मतलब जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें बैलेंस शीट आती है आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है और कैश फ्लो आती है, उसमें आप सारी चीजें बताएंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं। बट किस तरह से, सबसे पहली बात, सारी चीजें बताएंगे और सही तरीके से बताएंगे। आप उसको मैनिपुलेट करके नहीं बताएंगे, और प्रॉपर तरीके से बताएंगे। एडुकेट का मतलब क्या है, कई बार यूजर को कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाए कि किस इंफॉर्मेशन को वो सही माने और कैसे एनालाइज करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उतनी ही इंफॉर्मेशन दे जितनी देनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि फुल का मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दें, एक सही तरीके से मिनिमम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे। फुल एंड फेयर का मतलब क्या है, जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसका वैल्यू करें, उसका बेस दें। जैसे अगर कोई एसेट है तो किस बेस पे आपने उसकी वैल्यूएशन की है। अगर कोई मेथड चेंज कर रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो रीजन देखिए क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने रुपीस में, कितनी वैल्यू में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हम मेंशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं फुल डिस्क्लोजर ऑफ कन्वेंशन, और इसी के थ्रू ये वर्क किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो ऑपरेट होती है वो होती है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ कन्वेंशंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।